पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि कैसे एक साइक्लिक मोनोसेकेराइड जैसे ये सब साइक्लिक ग्लूकोज एक अल्कोहल के साथ रिएक्ट कर सकता है, जैसे ये गुलाबी अल्कोहल है, और फिर एसिटल और केटल बना सकता है। और मेरा ख्याल है मैंने ये भी बताया था कि कभी कभार जो अल्कोहल शामिल होता है वो असल में कोई और कार्बोहाइड्रेट भी हो सकता है। तो मैं यहाँ इसे ड्रॉ करके दिखाती हूँ और ये बात समझ में आती है क्योंकि आप देखते हैं कि हाइड्रेट्स में हाइड्रॉक्सिल ग्रुप्स की भरमार होती है, ये OH ग्रुप से भरे होते हैं और इसीलिए ये अल्कोहल्स की तरह ही रिएक्शंस में काम आ सकते हैं। और जब ऐसा होता है तो इंडिविजुअल मोनोसेकेराइड्स आपस में जुड़ जाते हैं एसिटल बनाने के लिए। हाँ, बिस लिंकेज को ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कहते हैं, तो ये है ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। अब जब दो मोनोसेकेराइड्स इस तरह ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के जरिए आपस में जुड़ते हैं तो जो चीज़ बनती है इससे डाइसेकेराइड कहते हैं। डाई यानी डाइसेकेराइड। डाई का मतलब है दो और सेकेराइड यानी शुगर। तो शुगर यानी दो मोनोसेकेराइड्स जब आपस में जुड़ जाएं तो उन्हें डाइसेकेराइड कहा जाता है। अब डाइसेकेराइड्स में ज़्यादातर ग्लाइकोसाइड लिंकेज एनोमेरिक कार्बन यानी C1 के दरमियान बनती है। तो याद रखें ये एनोमेरिक कार्बन है, ये है CA। तो हमारे ग्लाइकोसाइड्स में यहाँ पर बिल्कुल इसी तरह हमारे पास है C1 पहली शुगर का और फिर C4 दूसरी शुगर का। तो यहाँ C4 होगा और यहाँ भी बिल्कुल वैसा ही है। तो यहाँ हमारे पास C4 है और ये दूसरा शुगर है, तो हम इसे एक 4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कहते हैं। और फिर हम अपने मोनोसेकेराइड्स को मज़ीद अल्फा और बीटा में तकसीम कर सकते हैं एनोमेरिक हाइड्रॉक्सिल ग्रुप की ओरिएंटेशन के हिसाब से, और फिर एक 4 लिंकेज को ख़ास तौर पर अल्फा या बीटा लिंकेज कह सकते हैं। ये किस बात पर मुनहसर है कि एनोमेरिक कार्बन पर OR ग्रुप की ओरिएंटेशन क्या है, तो वही उसूल यहाँ भी लागू होते हैं। दोबारा जो ओरिएंटेशन अब एनोमेरिक कार्बन पर OR ग्रुप की है, इसके मुताबिक वही उसूल लागू होते हैं। अगर OR ग्रुप छठे कार्बन के लिहाज से सिस हो तो इसे बीटा कहते हैं, और जाहिर है अगर ये ट्रांस हो तो फिर वो अल्फा लिंकेज होगी। तो इस सूरत में हमारा OR ग्रुप जो कि पूरा कार्बोहाइड्रेट है C 6 कार्बन के लिहाज से सिस है। तो यहाँ हमारे पास है बीटा एक 4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। और अगर ये नाम रखने का तरीका आपको थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगा हो तो मैंने इसे एक और वीडियो में तफसील से समझाया है, लेकिन यहाँ मैं चाहती हूँ कि हम कुछ कॉमन डाइसेकेराइड्स पर बात करें। तो मैं ज़रा जगह साफ कर लेती हूँ, मैं थोड़ी जगह दे देती हूँ। अब मैं एक ड्राइंग सामने ले आती हूँ जो मैंने कुछ देर पहले बनाई थी ताकि हमारा थोड़ा सा वक्त बच जाए। और यहाँ हमारे पास एक डाइसेकेराइड है। आप देख सकते हैं दो कार्बोहाइड्रेट्स यानी दो मोनोसेकेराइड्स आपस में जुड़े हुए हैं, और ये जो है वो लैक्टोस है, जो शायद आपको मालूम हो। तो लैक्टोस और लैक्टोस असल में वो बुनियादी डाइसेकेराइड है जो दूध में पाया जाता है, और ये बात इंसान के दूध और गाय के दूध दोनों के लिए दुरुस्त है। और ज़्यादातर डाइसेकेराइड्स के बरस लैक्टोस असल में ज़्यादा मीठा नहीं होता। ये एक गैलेक्टोस पर मुश्तमिल होता है, तो ये वाला हिस्सा गैलेक्टोस है, और एक ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट पर, और ये दोनों आपस में एक 4 ग्लाइकोसाइड बॉन्ड के जरिए जुड़े होते हैं, बिल्कुल इसी तरह जैसे हमने पहले देखा था। तो यहाँ पे 1 और 4 की पोजीशंस हैं, और ये एक ग्लाइकोसाइड बॉन्ड है, और ये बॉन्ड बीटा ओरिएंटेशन में होता है। ये एक डाइसेकेराइड है जो गैलेक्टोस और ग्लूकोज से मिलकर बनता है, और ये दोनों आपस में बीटा एक 4 ग्लाइकोसाइड बॉन्ड से जुड़े होते हैं। अब अगला स्टेप है माल्टोस। तो मैं यहाँ इसे लिख लेती हूँ। हमारे पास माल्टोस है, और माल्टोस भी एक डाइसेकेराइड्स है, लेकिन इस बार ये दो अलग अलग ग्लूकोस यूनिट से मिलकर बनता है। तो यहाँ एक ग्लूकोस है और यहाँ एक ग्लूकोस है, और ये दोनों आपस में बिल्कुल इसी तरह जुड़े हुए हैं। एक 4 ग्लाइकोसाइड से
तो यहाँ हमारे पास एक कार्बन है, ये वाला, और यहाँ 4 कार्बन है। तो ये फिर से एक 4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है, लेकिन ऊपर वाले लैक्टोस के बरक्स ये वाला असल में एल्फर है। आप देख सकते हैं कि ये OR ग्रुप यानी दूसरा कार्बोहाइड्रेट जो OR ग्रुप का काम कर रहा है वो ट्रांस पोजीशन में है पहले कार्बोहाइड्रेट के छठे कार्बन के लिहाज से। तो ये है एल्फर एक 4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज और ये 2 ग्लूकोस यूनिट्स को आपस में जोड़ता है। तो ये है मोल्टोस, एक और काफ़ी कॉमन डाइसैकेराइड। और फिर आखिर में, लेकिन कम अहम नहीं, मैं यहाँ आपके लिए सुक्रोज भी ले आती हूँ। और सुक्रोज असल में शायद सबसे ज़्यादा कॉमन डाइसैकेराइड है पूरी कुदरत में, और मेरा ख्याल है आप इसे काफ़ी बार वास्ता रखते होंगे क्योंकि सुक्रोज ही असल में टेबल शुगर का प्रिंसिपल डाइसैकेराइड है जो शुगरकेन से आती है। तो सुक्रोज वाकई काफ़ी मीठा होता है, लेकिन ये मोल्टोस और लैक्टोस से काफ़ी मुख्तलिफ है, और मैं चाहती हूँ कि आपको इसके कुछ अहम फ़र्क बताऊँ। तो लैक्टोस और मोल्टोस में दोनों में आपके पास 2 पेरानोजेस होते हैं। याद रखें, पेरानोजेस वो कार्बोहाइड्रेट रिंग्स हैं जिनमें 6 मेंबर्स होते हैं। मैंने ये पिछली वीडियो में बताया था, लेकिन यहाँ हमारे पास 2 6 मेंबर्ड रिंग्स हैं जो इस ग्लाइकोसाइड से आपस में जुड़ी हुई हैं। और सुक्रोस में ये मुख्तलिफ है, यहाँ हमारे पास एक 6 मेंबर्ड ग्लूकोस है। ये है ग्लूकोस जो जुड़ा हुआ है एक 5 मेंबर्ड या फ्यूएनोस फ्रक्टोस के साथ। तो यहाँ हमारे पास फ्रक्टोस है, तो फ्रक्टोस। और होता यह है कि आपके पास दोनों कार्बोहाइड्रेट्स अपने एनामेरिक कार्बन से जुड़े होते हैं। तो यहाँ हमारे पास 2 एनामेरिक कार्बन्स हैं जो आपस में जुड़े हुए हैं। अब ये मोल्टोस और लैक्टोस से मुख्तलिफ है। तो मिसाल के तौर पर यहाँ एनामेरिक कार्बन है जो मोल्टोस और लैक्टोस दोनों में होता है, ये यहाँ है। ये है C4 जो जुड़ा हुआ है। तो ये दोनों अपने एनामेरिक कार्बन से जुड़े हुए हैं, और होता यह है कि 2 एसिटल्स बनते हैं। तो यहाँ हमारे पास एक एसिटल है, और याद रखें एसिटल वो होता है जब एक कार्बन एक OR ग्रुप से यहाँ जुड़ा हो और एक OR ग्रुप से यहाँ जुड़ा हो, और फिर आपके पास दूसरा एसिटल फ्रक्टोस के एनामेरिक कार्बन पर होता है। और माल्टोस, और बिल्कुल यही चीज़ लैक्टोस में भी होती है, वहाँ हेमिएसेटल्स बनते हैं। तो यहाँ आपके पास एक एसिटल है और फिर एक हेमिएसेटल है जो दूसरे ग्लूकोस के आखिर में होता है। ये है हेमिएसेटल, और आप इसे देख सकते हैं, और बिल्कुल यही चीज़ लैक्टोस में भी होती है। लेकिन यहाँ होता यह है कि याद रखें हेमिएसेटल के साथ आप एक और OH ग्रुप भी ऐड कर सकते हैं ताकि एक और एसिटल बन जाए। हेमिएसेटल को मज़ीद रिड्यूस करके एसिटल बनाया जा सकता है, लेकिन जब एक बार एसिटल बन जाए तो इसे मज़ीद रिड्यूस नहीं किया जा सकता। तो इसी वजह से सुक्रोज एक नॉन रिड्यूसिंग शुगर बनती है, और फिर लैक्टोस और माल्टोस दोनों रिड्यूसिंग शुगर्स हैं, और इसीलिए लैक्टोस, माल्टोस और सुक्रोज शायद सबसे ज़्यादा कॉमन डाइसैकेराइड्स हैं, और ये हमें डाइसैकेराइड्स की अच्छी बुनियाद देते हैं। और वाकई पॉलीसैकेराइड्स इस सोच की एक तोसी हैं। तो मैं यहाँ थोड़ा सा जगह साफ करती हूँ। और इन रिड्यूसिंग शुगर्स जैसे माल्टोस और लैक्टोस जिनके आखिर में हेमिएसेटल ग्रुप होता है, हम चेन में मज़ीद शुगर ग्रुप्स शामिल कर सकते हैं। यही रिड्यूसिंग खासियत है कि ये चेन बढ़ती रहती है, जिससे मज़ीद एसिटाइल ग्रुप्स बनते हैं, लेकिन हमेशा आखिर में हेमिएसेटल ग्रुप रहता है। तो मैंने यहाँ पहले से एक और शक्ल बनाई है, मैं इसके लिए थोड़ी और जगह बनाती हूँ, और ये मैंने यहाँ दिखाया है। मैंने बस कुछ इजाफी कार्बोहाइड्रेट्स को डाइसैकेराइड्स में शामिल करने का तरीका दिखाया है। तो इन दोनों चेन्स में 3 कार्बोहाइड्रेट्स हैं, और आप इसे मज़ीद बढ़ा सकते हैं, लेकिन यही चीज़ उन्हें पॉलीसैकेराइड्स बनाती है। तो ये जो पहला मैंने बनाया है, ये एक पॉलीसैकेराइड है जिसे सेल्यूलोज कहते हैं, और सेल्यूलोज तकरीबन तमाम पौधों की सेल वॉल्स में पाया जाता है, और ये सहारा और साख्त देता है लकड़ी को और पौधों की शाखों को, और असल में रुई,
तकरीबन खालिस सेल्यूलोस ही होती है। लेकिन सेल्यूलोस एक पॉलीसेकेराइड है जो रिपीटिंग ग्लूकोस यूनिट से बनता है, जो आपस में बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से जुड़े होते हैं। तो ये सब बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेजेस हैं और असल में ये एक अनब्रांच सीधी चेन बनाता है और यही पॉलीसेकेराइड सेल्यूलोस है। अब यहाँ नीचे मेरे पास एक और पॉलीसेकेराइड है जो बहुत ज़्यादा कॉमन है और ये स्टार्च है। और आप देख सकते हैं कि ये भी रिपीटिंग ग्लूकोस यूनिट से ही बना है। फर्क ये है कि इन लिंकेजेस में अल्फा होती है, अभी भी 1,4 है। तो अभी भी अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेजेस हैं, लेकिन ये अल्फा यूनिट्स हैं। और असल में यहाँ जो फंक्शनल फ़र्क है वो ये है कि मैं बतौर इंसान मेरे पास वो एंजाइम है जो इन अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेजेस को तोड़ सकता है, और मैं स्टार्च को, जो कि बहुत सी पौधों की चीज़ों में मिलता है, एनर्जी के तौर पर इस्तेमाल कर सकती हूँ, क्योंकि मैं उनको ग्लूकोस में तोड़ सकती हूँ ताकि सेल्यूलर रेस्पिरेशन हो सके। लेकिन मेरे पास वो एंजाइम नहीं है जो ग्लूकोस के बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेजेस को तोड़ सके। तो मैं सेल्यूलोस को एनर्जी सोर्स के तौर पर अच्छी तरह इस्तेमाल नहीं कर सकती। और फिर एक आखिरी पॉलीसेकेराइड है जो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। ये स्टार्च से काफ़ी मिलता जुलता है। तो मैं स्टार्च को यहाँ बेस के तौर पर इस्तेमाल करूँगी, लेकिन अगर आप स्टार्च से एक शाख निकालें, कभी कभार C6 कार्बन पर, तो ये यहाँ C6 कार्बन है, और आप इस पर एक और ग्लूकोस ऐड करें, तो मैं यहाँ रुकूंगी। ये एक और ग्लूकोस है। आप अल्फा 1,4 लिंकेजेस के साथ आगे बढ़ सकते हैं और आप असल में ब्रांचेस यानी शाखे बना सकते हैं। तो ये वाला यहाँ जाएगा और फिर आप शायद आगे जाकर यहाँ एक और शाख बना सकते हैं। और ये सब ज़्यादातर अल्फा 1,4 लिंकेजेस हैं। कभी कभार आपको अल्फा 1,6 लिंकेज भी मिल जाती है जो काफ़ी ज़्यादा ब्रांचिंग पैदा करती है। और अगर ये बहुत ज़्यादा ब्रांच्ड हो तो हम इसे ग्लाइकोजन कहते हैं, और ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा आसान करके बताया गया है, लेकिन असल में यही ग्लाइकोजन है। ये एक बड़ा पॉलीसेकेराइड है जो अल्फा 1,4 लिंकेजेस से बनता है, और इसमें अल्फा 1,6 लिंकेजेस की वजह से काफ़ी ज़्यादा ब्रांचिंग होती है। लेकिन ग्लाइकोजन, इसकी अहमियत हमारे लिए यह है कि यह बुनियादी तौर पर एनर्जी को ज़ख़ीरा करने का ज़रिया है। तो मैं अपने जिस्म में ग्लाइकोजन के ज़खायर बना सकती हूँ, और ये ग्लूकोज का एक बहुत ही फंक्शनल ज़ख़ीरा बनाता है, क्योंकि इन सारी ब्रांचेस की वजह से हमारे पास बहुत सी टेल्स यानी ग्लूकोज की शाखें होती हैं जिन्हें बहुत जल्दी से अलग किया जा सकता है ताकि फौरी ग्लूकोज सोर्स मिल सके। तो पॉलीसेकेराइड्स के लिए भी ये एक अच्छा आगाज़ है। हमारे पास सेल्यूलोस है जो बीटा 1,4 लिंकेजेस के साथ ग्लूकोज की सीधी चेन होती है। हमारे पास स्टार्च है जो ग्लूकोज की एक चेन है जो अल्फा 1,4 लिंकेजेस से बनी होती है। और फिर हमारे पास ग्लाइकोजन है जो स्टार्च से बहुत ज़्यादा मिलता जुलता है, बस इसमें अल्फा 1,6 लिंकेजेस आते हैं यहाँ, जो हमें इस पॉलीसेकेराइड की चेन्स बनाने की सहूलत देते हैं।